नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर राजेश की होने वाली है, जो पेशे से एक अनुभवी एम्बुलेंस ड्राइवर है। तो चलिए अब कहानी को राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, कि वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब कहानी को राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 10 सालों से एम्बुलेंस ड्राइवर हूं। इस पेशे में मैंने कई दर्दनाक हादसे देखे, मौत को करीब से महसूस किया और कई बार ऐसी घटनाओं का सामना किया जो इंसान की सोच से परे थीं। लेकिन जो कुछ मेरे साथ एक रात हुआ, वह आज भी मेरी आत्मा को झकझोर देता है। यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। यह घटना 2018 की ठंडी दिसंबर की रात की है। मैं अपनी एम्बुलेंस लेकर अस्पताल के बाहर खड़ा था जब अचानक कंट्रोल रूम से कॉल आई। एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई थी और मुझे तुरंत वहां पहुंचने का आदेश मिला। मैंने बिना देरी किए इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी उस दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ा दी। वह जगह शहर से थोड़ी दूर हाईवे के पास के जंगलों के करीब थी। जब मैं वहां पहुंचा तो दृश्य बेहद भयानक था। एक कार पूरी तरह पलटी हुई थी और खून चारों तरफ बिखरा पड़ा था। अंदर झांक कर देखा तो मुझे एक युवती बेहोश मिली, जिसका चेहरा कांच के टुकड़ों से कटा हुआ था। उसके साथ बैठे एक व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी थी। जैसे ही मैंने युवती को बाहर निकाला, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। मैं उस एहसास को नजरअंदाज करते हुए लड़की को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में रख दिया। फिर कुछ अजीब हुआ। जब मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठा, तो रियर व्यू मिरर में देखा कि स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एकदम खाली, जैसे कोई आत्मा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, अचानक मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। इसे मत ले जाओ। यह आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ वह लड़की थी जो बेहोश पड़ी थी। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और अस्पताल की ओर बढ़ा। रास्ते में जैसे ही मैं सुनसान हाईवे पर पहुंचा, अजीब चीजें होने लगीं। एम्बुलेंस का हॉर्न अपने आप बजने लगा। लाइट्स बार बार जल बुझ रही थीं। फिर मैंने महसूस किया कि कोई मेरे ठीक पीछे बैठा है। मैंने फिर रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरे ठीक पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने तेजी से ब्रेक मारा और झटके से गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूदने की कोशिश की, मेरी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ, मानो कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो और मेरे कान में कुछ कहने वाला हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, पर गाड़ी के अंदर कुछ अजीब था। स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की अब मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और फिर उसने मुझसे धीरे धीरे कहा, तुम इसे बचा नहीं सकते? मैंने बिना कुछ सोचे समझे तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। पूरा रास्ता मेरी आत्मा कांपती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मरीज को डॉक्टरों के हवाले किया, तो मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी डॉक्टर ने जो कहा, उसने मेरी दुनिया ही हिला दी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये लड़की तो पहले ही मर चुकी थी। मैंने खुद लड़की की नाड़ी चेक की थी। उसकी सांसें चल रही थीं। फिर ये कैसे हो सकता था? डॉक्टरों ने मुझे समझाया कि उस लड़की की मौत उसी वक्त हो चुकी थी जब एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फिर जिस लड़की को मैंने बेहोश देखा, जो मेरी एम्बुलेंस में थी, जो मुझसे बात कर रही थी, वह कौन थी? उस रात के बाद मैंने कई बार उस सड़क से गुजरने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरे शरीर में वही सिहरन दौड़ जाती थी। ऐसा लगा मानो कोई मुझे देख रहा हो। उस रात की घटना को 6 साल हो चुके थे, लेकिन वह डर अब भी मेरी हड्डियों में बसा था। मैंने कभी भी उस हाईवे पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की।
मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात मुझे फिर उसी रास्ते पर जाना पड़ा, और जो कुछ इस बार हुआ उसने मेरी जिंदगी को और भी भयावह मोड़ पर ला दिया। जनवरी 2024 की एक सर्द रात थी। घड़ी रात के 2:45 बीते थे। मैं अपनी एम्बुलेंस में अस्पताल के बाहर खड़ा था जब कंट्रोल रूम से एक आपातकालीन कॉल आई। एक कार एक्सीडेंट हुआ है, स्थिति गंभीर है, तुरंत पहुंचो। मैंने लोकेशन पूछी और जैसे ही सुना मेरे हाथ सुन्न हो गए। ये वही हाईवे था, वही जंगल के पास की जगह। मैंने अपने अंदर के डर को दबाया और खुद से कहा, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, इस बार सब ठीक रहेगा। लेकिन मैं गलत था। जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, सिर्फ मेरी एम्बुलेंस की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थी। लेकिन फिर अचानक मेरा रेडियो अपने आप चालू हो गया। तुम लौट जाओ। मैंने चौंक कर रेडियो देखा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये गहरी, फुसफुसाहट जैसी और डरावनी थी। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और एक्सीडेंट की लोकेशन की तरफ बढ़ता रहा। जब मैं दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वहां ठीक उसी जगह पर एक कार पलटी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2018 में हुई थी। और सबसे खौफनाक बात, कार के अंदर वही लड़की थी जिसे मैंने 6 साल पहले अस्पताल पहुंचाया था। वही चेहरे के कट, वही कपड़े और वही बेहोश पड़ी हुई हालत। यह नामुमकिन है, मैंने खुद से कहा। मैं कांपते हाथों से गाड़ी से उतरा और लड़की के करीब गया। उसकी नब्ज चेक की। वह फिर से धड़क रही थी, लेकिन इस बार जैसे ही मैंने उसे स्ट्रेचर पर रखने के लिए उठाया, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने जो कहा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। तुम फिर लौट आए, पर इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं बुरी तरह डर चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और लड़की को स्ट्रेचर पर रखा। जैसे ही मैं एम्बुलेंस में बैठा, मैंने देखा कि हाईवे अब घने धुंध से ढक चुका था। मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ा। तभी पीछे स्ट्रेचर पर एक हलचल हुई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की अब स्ट्रेचर पर नहीं थी। वह ठीक मेरे पीछे बैठी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, आंखें पूरी तरह काली, और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे, राजेश? अब मेरी सांसें तेज चलने लगीं। ये कैसे जानती थी कि मेरा नाम क्या है? तभी एम्बुलेंस का इंजन अचानक बंद हो गया। एक पैरानॉर्मल हमला। सब कुछ अंधेरा हो चुका था। सिर्फ एम्बुलेंस के अंदर एक धीमी लाल रोशनी जल रही थी। फिर लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। इस बार तुम नहीं बचोगे। मैंने तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। मेरी सांसें तेज हो गईं। लड़की अब ठीक मेरे सामने थी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखा और अचानक मेरी सांसें बंद होने लगीं। मुझे लगा कि मेरी मौत अब पक्की है। तभी अचानक एम्बुलेंस की रेडियो से किसी की आवाज आई, ओम नमः शिवाय। जैसे ही वह मंत्र गूंजा, लड़की के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एक भयानक चीख मारी और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं तेजी से बाहर कूद गया। मेरी आंखों के सामने अब भी धुंध छाई हुई थी। मैंने जब चारों तरफ देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई कार नहीं थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, मेरी एम्बुलेंस भी गायब थी। मैं अब सुनसान हाईवे पर अकेला खड़ा था। जब मैं किसी तरह अस्पताल पहुंचा और अपने सीनियर से इस घटना का जिक्र किया तो उन्होंने एक रहस्य बताया जिससे मेरी रूह कांप गई। तुम्हें याद है 2018 का एक्सीडेंट? हाँ, वही लड़की। राजेश, उस रात किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो लड़की कभी वहां थी ही नहीं। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। उस हाईवे पर कई सालों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। कई ड्राइवर दावा करते हैं कि उन्होंने उसी लड़की को सड़क पर देखा है, लेकिन असल में वह लड़की 20 साल पहले उसी जगह एक हादसे में मारी गई थी। आत्मा अब भी वहां भटक रही है और जो भी उसे उठाने की कोशिश करता है उसे मार डालती है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समझ आया कि वह लड़की हर बार वापस क्यों आती थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, मुझे भी अपने साथ ले जाने का। उस रात के बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब भी जब मैं किसी एम्बुलेंस को तेजी से उसी हाईवे पर जाते देखता हूं तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। क्या वे भी उसी खौफनाक आत्मा से मिलने जा रहे हैं? मैंने वह नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन वह खौफनाक घटना मेरे साथ हमेशा के लिए रह गई। मैं जहां भी जाता मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है,
लेकिन यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था। उसने मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया था। नौकरी छोड़ने के कुछ हफ्तों बाद मैं अपने गांव वापस चला गया। सोचा था कि शहर की इस खौफनाक जिंदगी से दूर गांव में सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं। गांव पहुंचने के कुछ ही दिन बाद अजीब घटनाएं होने लगी। पहली घटना, रात के 3 बजे मेरे घर के दरवाजे पर कोई तेजी से दस्तक देता। जब दरवाजा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं पलटता मुझे दरवाजे पर खून के हाथों के निशान दिखते। दूसरी, आईने में दिखती परछाई, बाथरूम के आईने में अक्सर एक काली परछाई दिखती, लेकिन जब मैं पलट कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। तीसरी, सपनों में वही लड़की। हर रात मैं सपने में उसी लड़की को देखता। राजेश, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। वह धीरे धीरे मेरे पास आती और जैसे ही वह मेरा गला दबाने लगती, मैं चीखते हुए जाग जाता। जब ये घटनाएं लगातार बढ़ने लगीं, तो मैंने गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक से संपर्क किया। जैसे ही मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने कहा, वो आत्मा तुम्हारे साथ बंध चुकी है, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कुछ देर आंखें बंद रखीं और फिर बोले, तुम्हें उसी हाईवे पर वापस जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि उसका इंतकाम अधूरा है। मैं कभी भी दोबारा उस जगह नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के 2:30 पर मैं फिर उसी हाईवे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन जैसे ही मैं दुर्घटना वाली जगह पहुंचा, मेरी गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया और फिर सब तरफ घना कोहरा छा गया। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुम लौट आए। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवा में उसकी झलक दिखी। वही लड़की, वही सफेद कपड़े, वही डरावनी मुस्कान। लेकिन इस बार उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और चीखी, अब तुम बच नहीं सकते। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पैर जमीन से चिपक गए हैं। मैं हिल भी नहीं सकता था। फिर मेरे चारों तरफ खून टपकने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अदृश्य दीवार के अंदर फंस चुका हूं। और तभी एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी कि मेरी आत्मा तक कांप गई। मेरे सामने एक खौफनाक मंजर था। वही लड़की अब हवा में लटक रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा गलने लगा था। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल गई थीं और उसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे गले को पकड़ लिया। मेरा दम घुटने लगा। मुझे महसूस हुआ कि अब मैं मरने वाला हूं। लेकिन तभी मेरे जेब में रखा तांत्रिक का दिया हुआ काला धागा चमकने लगा। जैसे ही उसकी रोशनी तेज हुई, लड़की जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, नहीं, नहीं। वह तड़पने लगी और देखते ही देखते धुआं बनकर गायब हो गई। सुबह होते ही मैं गांव वापस चला आया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा कुछ समय के लिए शांत हो गई है, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। अब भी जब मैं रात में अकेला होता हूं, तो कभी कभी मुझे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम बच तो गए, लेकिन कब तक? क्या सच में वह खत्म हो गई, या फिर वह फिर लौटेगी किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए? क्योंकि वो अभी भी भटक रही है उसी हाईवे पर। मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने गांव में रहकर साधारण जिंदगी बिताने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ मेरी भूल थी, क्योंकि वो वापस आने वाली थी और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। डर का नया खेल शुरू गांव में आए हुए 2 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे मैं यह मानने लगा था कि शायद वह आत्मा मुझसे दूर चली गई है, लेकिन फिर अजीब चीजें दोबारा होने लगी। 1, रात के 3 बजे फोन कॉल। एक रात मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। कोई जवाब नहीं, बस धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर, राजेश, क्या तुमने सोचा था कि मैं चली गई? मेरे हाथ से फोन गिर गया। दूसरे घर में चलती परछाइयां। रात को जब भी मैं सोने जाता, मुझे लगता कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। एक रात जब मैंने टॉर्च जलाकर देखा, तो दीवार पर मेरी परछाई के अलावा कोई और परछाई भी थी। मैं पूरी तरह डर चुका था। इस बार वह सिर्फ मेरे सपनों में नहीं थी, वह असल दुनिया में लौट आई थी। मैं गांव के एक पुराने मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने मेरी बात सुनते ही कहा, यह आत्मा तुमसे जुड़ चुकी है। जब तक इसका असली बदला पूरा नहीं होता,
ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने घबरा कर पूछा, इसका बदला क्या है? पुजारी ने एक पुरानी किताब निकाली और एक पेज दिखाया। उसमें वही हाईवे पर मरी हुई लड़की की तस्वीर थी। यह लड़की सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह चरण आत्मा बन चुकी है। चरण आत्मा? जो आत्मा मौत के बाद कई वर्षों तक तड़पती है, वह अंत में इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि अपने हत्यारों का खुद पीछा करती है। लेकिन मैंने तो इसे नहीं मारा था। पर तुमने इसे दोबारा जिंदा भी नहीं किया, इसलिए अब यह बदला तुमसे ही लेगी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। रात के 2:45 पर मेरी खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ राजेश, मैंने पलट कर देखा। वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वह और भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथों में एक टूटी हुई घड़ी थी। वह घड़ी ठीक उसी समय पर रुकी थी जब मैंने उसे 6 साल पहले एम्बुलेंस में उठाया था। 2:45। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं उसी हाईवे पर था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो गांव में था। मैं चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ घना कोहरा था। दूर दूर तक सिर्फ वही सुनसान सड़क दिखाई दे रही थी। फिर हवा में एक परछाई उभरी, वही लड़की, लेकिन इस बार उसके साथ और भी कई आत्माएं थीं। वे सभी मेरी तरफ बढ़ने लगीं। मैं पूरी ताकत से भागा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिंच रही है। राजेश, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। मुझे लगा कि अब मेरी मौत पक्की है, पर तभी एक तेज रोशनी चमकी। वह पुजारी अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जैसे ही मंत्र की आवाज तेज हुई, लड़की की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, यह अधूरा बदला है, मुझे इसे मारना ही होगा। लेकिन मंत्र की शक्ति बढ़ती गई, आत्माएं तड़पने लगी, और फिर सब कुछ अंधेरे में चला गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं मंदिर में था। पुजारी ने कहा, हमने उसे अभी के लिए भगा दिया है, लेकिन अगर उसने तुम्हें चुना है तो वह फिर लौट सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने पुजारी से पूछा, क्या वह फिर आएगी? उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर उसने सच में तुझे अपना शिकार चुना है तो यह सिर्फ शुरुआत है। अब भी जब रात होती है, मैं जाग जाता हूं। कभी कभी मुझे खिड़की के बाहर एक परछाई दिखती है, वही खून से भीगी आंखें, वही डरावनी मुस्कान। क्या वह वापस आएगी, या फिर अब वह किसी और को अपना शिकार बना रही है? अगर तुम कभी रात के 2:45 पर हाईवे पर अकेले हो तो पीछे मत देखना। मैंने गांव में जितनी भी झाड़ फूंक करवाई, मंदिर में जितने भी अनुष्ठान किए, सब बेकार साबित हुए, क्योंकि वह अब भी मेरे पीछे थी। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। अब यह खेल और भी बड़ा होने वाला था। गांव छोड़ने के बाद मैंने शहर में एक नई नौकरी पकड़ ली, लेकिन अब मैंने एम्बुलेंस चलाना छोड़ दिया था। पर एक रात जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, मेरे दोस्त रवि का फोन आया। भाई, मुझे तुरंत लेने आ सकता है? मेरी गाड़ी हाईवे पर खराब हो गई है। हाईवे का नाम सुनकर मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन से हाईवे पर? रवि की आवाज हल्की सी हिल रही थी। वही पुराना हॉन्टेड हाईवे। जल्दी आ, यहां कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, चारों तरफ अजीब सी धुंध थी। मुझे दूर से रवि की कार दिख गई। वह बोनट खोलकर अंदर देख रहा था। मैंने कार रोकी और बाहर निकला। क्या हुआ? रवि पलटा और बोला, गाड़ी अचानक बंद हो गई और चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा है। तभी हमारी कार की हेडलाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं, और फिर हमने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने लड़की को खड़ा देखा। वही लड़की, वही आत्मा, अब रवि को भी दिख रही थी। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि हमें वहां एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। मैंने चिल्लाकर कहा, गाड़ी में बैठ, जल्दी। जैसे ही हम अंदर बैठे, हमारी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। लेकिन अब गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। स्पीड बढ़ती जा रही थी। 80, 100, 1200। गाड़ी कौन चला रहा है? मैंने सामने देखा। ड्राइविंग सीट के शीशे में उस लड़की का अक्स दिख रहा था। अचानक गाड़ी सड़क से हटकर जंगल की तरफ भागने लगी। फिर एक जोरदार टक्कर हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं, मैं और रवि हाईवे के किनारे पड़े थे।
लेकिन गाड़ी गायब थी। हमने एक दूसरे को देखा। हमारी सांसें तेज चल रही थीं। तभी हमें एक हॉर्न सुनाई दिया। हमने देखा, हमारी गाड़ी फिर से सड़क पर थी, लेकिन अब ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा था। हम भागते हुए हाईवे से दूर गए और एक मंदिर में जा घुसे। वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। हमने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने जो कहा, उसने हमारी रूह कंपा दी। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, अब यह पूरा हाईवे शापित हो चुका है। हर उस इंसान की मौत इस सड़क पर होगी जिसने इसे देख लिया है। रवि घबराकर बोला, तो अब क्या करें? साधु ने गहरी आवाज में कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। आत्मा को वहीं ले जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी और उसका अंतिम संस्कार करना होगा। अब हमें वापस उसी भूतिया जगह पर जाना था, लेकिन सवाल यह था, क्या आत्मा हमें वहां तक जाने देगी, या फिर इस बार हम खुद उसका शिकार बनने वाले थे? मुझे और रवि को अब यह यकीन हो चुका था कि यह आत्मा सिर्फ हमें नहीं, बल्कि पूरे हाईवे को अपनी कब्रगाह बना चुकी है। हमें उस आत्मा को मुक्त करना था, नहीं तो हम भी उसके अगले शिकार बन सकते थे। लेकिन जो होने वाला था, वह हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। साधु ने हमें समझाया कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तुम्हें उसकी असली हड्डियां खोजनी होंगी, वरना वह कभी मुक्त नहीं होगी। रवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी हड्डियां कहाँ हैं? साधु ने धीरे से कहा, वह खुद तुम्हें बुलाएगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम एक बार भी पीछे मुड़े तो मौत पक्की है। रात के 2:45 हम उसी हाईवे पर पहुंचे। चारों तरफ घना कोहरा था। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह हमें जिंदा निगल जाएगी। तभी हमारी गाड़ी के रेडियो से एक अजीब आवाज आने लगी, आह, जाओ, मेरा इंतजार खत्म हो रहा है। रवि का पूरा शरीर कांप उठा। भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार को उसी जगह की ओर मोड़ दिया जहां हमने पहली बार आत्मा को देखा था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। हवा पूरी तरह रुक चुकी थी, बिल्कुल भयानक सन्नाटा। तभी हमारी हेडलाइट्स अपने आप जल गईं और सामने का नजारा देखकर हमारी आत्मा तक कांप गई। वह लड़की वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। अधजले चेहरे, कटे फटे शरीर, सड़े हुए हाथ पैर। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब इसकी सजा भुगतो। अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और हमारी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। गाड़ी के शीशों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। रवि घबराकर रोने लगा, भाई, हम मरने वाले हैं। लेकिन तभी मैंने देखा कि जमीन पर एक अजीब सा लाल कपड़ा पड़ा था। उसके नीचे कुछ था, हड्डियां, शायद उसी लड़की की। संस्कार की शुरुआत या मौत की उलटी गिनती। मैंने जल्दी से रवि से कहा, जल्दी कर, इन्हें जलाना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने हड्डियों को उठाया, लड़की जोर से चीख उठी, नहीं, ये मेरी अमानत है। अचानक मेरी पूरी बॉडी जमीन से ऊपर उठने लगी। मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत मेरा गला घोंट रही है। तुम मेरे साथ मरे बिना नहीं जा सकते। तभी मैंने अपनी जेब में रखे हुए तांत्रिक के दिए हुए काले धागे को पकड़ लिया और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। AUM क्रीम कालिकाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ और आत्माएं तड़पने लगी। मैंने हड्डियों पर तेल डालकर आग लगा दी। लड़की जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। नहीं, मैं अभी मुक्त नहीं हो सकती। पर आग तेज होती गई। वह आत्माएं धुएं में बदलकर गायब होने लगी और फिर सन्नाटा छा गया। हमने एक दूसरे को देखा। हम जिंदा थे। हमने राहत की सांस ली और हाईवे से वापस लौटने लगे। लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे, रेडियो से फिर वही आवाज आई, राजेश, मैं वापस आऊंगी। क्या हमने सच में आत्मा को मुक्त कर दिया था, या फिर वह सिर्फ सोई थी, अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटने के लिए? अगर तुम कभी रात के 2:45 पर हाईवे पर हो तो ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया। हमने आत्मा की हड्डियां जला दी थीं, उसकी चीखें भी सुन ली थीं और हमने मौत को मात दे दी थी। पर मैं गलत था, क्योंकि मौत कभी हार नहीं मानती, वह बस इंतजार करती है। संस्कार के बाद मैं और रवि सोच रहे थे कि अब हमें चैन से जीने का मौका मिलेगा। पर ठीक 3 दिन बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं।
पहला संदेश, मौत का संदेश। रवि को आधी रात को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या तुम्हें लगा कि यह इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? उसने घबराकर मुझे फोन किया। भाई, वो वापस आ गई है। दूसरा आईने में दिखती परछाइयां। एक रात मैं बाथरूम में था। जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी परछाई के पीछे कोई और खड़ा था। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। पर जब मैंने फिर से शीशे में देखा तो वह परछाई अब मेरी जगह खड़ी थी और मैं गायब था। मैं जोर से चीख पड़ा और शीशा फोड़ दिया। मैं इन घटनाओं से पहले ही परेशान था और फिर सबसे डरावनी चीज हुई। रवि, जिसने आत्मा की हड्डियों को जलाने में मेरी मदद की थी, अचानक गायब हो गया। 5 दिन तक कोई खबर नहीं मिली। फिर पुलिस को उसी हॉन्टेड हाईवे पर उसकी जली हुई लाश मिली, ठीक उसी जगह जहां आत्मा को जलाया गया था। पर सबसे अजीब बात यह थी, उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। पुलिस ने जब वह कागज खोला तो उसमें बस एक ही चीज लिखी थी, राजेश, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं समझ चुका था कि आत्मा ने सिर्फ इंतजार किया था। अब मैं अगला शिकार था। मैंने गांव के उसी साधु से मदद मांगी, पर इस बार उन्होंने कहा, अब कोई बचा नहीं सकता। अगर वह तुझसे बदला लेना चाहती है तो यह तेरा अंत तय है। मैं पूरी तरह टूट चुका था। रात को 2:45 मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। सामने वही लड़की खड़ी थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वे खून से लाल थीं। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और मेरी गर्दन पकड़ ली। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीनूंगी। मेरी सांसें बंद होने लगीं। मुझे लगने लगा कि अब यही मेरी आखिरी रात है। लेकिन तभी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जेब से वह तांत्रिक धागा निकाला और उस पर रख दिया। जैसे ही धागा उसके शरीर को छुआ, वह जोर से चीखने लगी। उसका पूरा शरीर जलने लगा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा। नहीं, तुम बच नहीं सकते, मैं वापस आऊंगी, हमेशा। और फिर वह गायब हो गई। अब 2 महीने हो गए हैं और सब कुछ सामान्य लग रहा है। पर हर रात मैं 2:45 पर जाग जाता हूं। मुझे लगता है कि कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है। क्या यह सच में खत्म हुआ या फिर बस एक नया खेल शुरू होने वाला है? मैंने आत्मा को भगा दिया था। मैंने देखा था कि वह जलकर राख हो गई थी। लेकिन क्या भूत सच में मरते हैं? अगर यह सच होता तो रवि की मौत के बाद अब मेरा नाम क्यों लिखा आ रहा था? रवि की मौत के बाद मैंने वह शहर छोड़ दिया और एक नई जगह जाकर रहने लगा। पर जब 3 महीने बाद मैं थोड़ा सामान्य महसूस करने लगा, तभी वह वापस आ गई। 1 रहस्यमयी खून के निशान। एक सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मेरे कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। तुम मुझसे बच नहीं सकते राजेश। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने तुरंत दीवार को छूकर देखा। खून अब भी गीला था। 2:45 पर अजीब फोन कॉल। एक रात मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कोई नंबर नहीं दिख रहा था। मैंने कॉल उठाई और अंदर से सिर्फ एक धीमी हंसी सुनाई दी। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। अब मैं जान गया था कि यह आत्मा अभी भी मुझसे बदला लेना चाहती थी। मैंने वापस उसी साधु से संपर्क किया। उन्होंने मेरी हालत देखकर गहरी सांस ली और कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें खुद उस आत्मा के पास जाना होगा। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मैं खुद उसकी मौत बन जाऊं? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तुम खुद उसकी दुनिया में जाओगे। साधु ने मुझे एक विशेष अनुष्ठान के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि मुझे एक पुराने मंदिर के अंदर बैठकर आत्मा से संपर्क करना होगा। मैं पूरी रात मंत्रों के साथ बैठा रहा और फिर रात के 2:45 पर सब कुछ बदल गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी अजीब जगह पर था। चारों तरफ धुआं, अंधेरा और एक वीरान हाईवे। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी कई आत्माएं खड़ी थीं, सभी जलते हुए शरीर, कटी फटी शक्लें। लड़की ने हंसते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हम सबके शिकार हो। आत्माएं मेरी तरफ बढ़ने लगीं। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जमीन मेरे पैरों को जकड़ रही है। मुझे अब यकीन हो गया था कि आज मैं नहीं बचूंगा। फिर लड़की ने धीरे से कहा, अब बताओ, कौन मरना चाहता है पहले? और फिर सब कुछ अंधकार में बदल गया।
क्या राजेश की कहानी अब खत्म हो चुकी है, या फिर वह किसी और तरीके से मौत को मात दे सकेगा? क्या आत्माओं की दुनिया से निकलने का कोई रास्ता बचा है? मैं आत्माओं की दुनिया में फंस चुका था। चारों तरफ धुंध, जलते हुए पेड़ और सैकड़ों आत्माएं मेरे चारों ओर खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक ही चीज थी, मौत का प्यासा अंधकार। और उनके बीच वह लड़की थी जिसने मेरी जान की दुश्मन बन चुकी थी। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता राजेश, उसने हंसते हुए कहा। मैं जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही यह दुनिया मुझे अंदर खींचती जाती। मैंने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक मुझे एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर दिखा। मुझे याद आया कि साधु ने कहा था, अगर कभी आत्माओं की दुनिया में फंस जाओ तो मंदिर की घंटी बजाओ, तभी कोई रास्ता खुलेगा। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। आत्माएं मेरी ओर झपटने लगीं। उनके हाथ मेरे शरीर को छूते ही तेज जलन होने लगी, पर मैं रुका नहीं। मैं मंदिर तक पहुंचा और अंदर घुसते ही घंटी की रस्सी पकड़ ली। मैंने जोर से खींचा। टन! आत्माओं की चीखों से पूरा माहौल गूंज उठा। लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम मेरे खेल से बाहर नहीं जा सकते। पर तभी मंदिर की दीवारों से तेज रोशनी निकलने लगी। सब कुछ घूमने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच कर बाहर ला रहा है। और फिर अचानक मेरी आंखें खुल गईं। क्या मैं बच गया? मैं अपने पुराने कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था। कोई धुंध नहीं, कोई भूत नहीं। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 6 बजे थे। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। पर तभी मेरे हाथ में कुछ था। मैंने धीरे से देखा। वह लड़की की चूड़ी थी। और फिर कमरे के शीशे पर एक अजीब सी खरोंच उभर आई। मैं वापस आऊंगी। क्या मैं सच में बच गया, या फिर वह आत्मा अब भी मेरी मौत का इंतजार कर रही है? मुझे लगा था कि मैं आत्माओं की दुनिया से बाहर आ गया हूं, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह आत्मा अब भी मेरे साथ थी, और इस बार वह मुझे और भी भयानक तरीके से मारने वाली थी। डरावनी घटनाएं फिर से शुरू। एक शीशे में परछाई का खेल। अगली रात जब मैं बाथरूम में गया और शीशे में खुद को देखा, तो मेरी परछाई हिल नहीं रही थी। मैंने धीरे से हाथ हिलाया, पर परछाई वैसे ही खड़ी रही। तभी परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, पर मेरी खुद की शक्ल वैसी ही थी। मैं घबरा गया और पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर जब मैंने वापस शीशे में देखा, परछाई अब और पास आ चुकी थी। दूसरी फोन कॉल, जो मौत की दस्तक थी, रात के 2:45 पर फिर से फोन बजा। इस बार मैंने बिना देखे उठा लिया, पर अंदर से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। फिर फोन का डिस्प्ले अचानक जलने लगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मर जा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन हो गया कि आत्मा ने मुझे फिर से फंसा लिया है। इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत साधु से संपर्क किया, पर जब मैं उनके आश्रम पहुंचा तो वहां एक भयानक नजारा था। साधु का शरीर जला हुआ पड़ा था और उनकी दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता राजेश। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मुझे खुद उस आत्मा का अंत करना था। नहीं तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। मैंने वही पुराना हाईवे चुना जहां से यह सब शुरू हुआ था। रात के 2:45 पर मैं वहां खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, पर मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। तभी हवा अचानक तेज चलने लगी। अंधेरे में से वही लड़की निकली, पर इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अब भागने की कोशिश मत करना राजेश। मैंने अपनी जेब से साधु का बचा हुआ काला धागा निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर इस बार मंत्र काम नहीं कर रहा था। लड़की ने अपनी जलती हुई उंगलियां मेरी ओर बढ़ाईं। अब तुम्हारी मौत पक्की है। जैसे ही उसने मेरा गला पकड़ा, मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांसें रुक रही हैं। मैं मरने ही वाला था कि अचानक मुझे याद आया, मंदिर की घंटी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास के पुराने मंदिर की ओर दौड़ लगाई। पीछे से आत्मा की चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही मैंने घंटी बजाई, पूरा माहौल तेज रोशनी से भर गया। लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं, यह नामुमकिन है। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह गायब हो गई।
सुबह के 6 बजे मैं जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब मैंने आंखें खोली तो चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। कोई आत्मा नहीं, कोई डर नहीं। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। पर जब मैं घर पहुंचा और अपने कमरे में गया तो मेरी खिड़की के शीशे पर खून से लिखा था, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ राजेश, मैं वापस आऊंगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें ये भी बताइए कि आप हमारी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं। ये सुनकर हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में जो भी अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, यह भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अलविदा कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।